महेंद्र की उपाधि धारण की थी। कुमार गुप्त ने अपने सिक्कों पर सिक्के डलवाए थे और सिक्कों पर पहले गुप्त वंश में गरुड़ का चिन्ह था। गरुड़ के चिन्ह की जगह इन्होंने क्या किया, मयूर का चिन्ह अंकित करना शुरू कर दिया था। तो यानी कि कुमार गुप्त ने अपने सिक्के डलवाए थे और सिक्कों में पहले गुप्त वंश के गरुड़ का चिन्ह था। गरुड़ का चिन्ह के स्थान पर किसका चिन्ह अंकित करवाना शुरू कर दिया था, मयूर का चिन्ह अंकित कर दिया था। फिर है कुमार गुप्त प्रथम यानी कि महेंद्र द्वितीय के बाद गुप्त वंश का प्रमुख शासक होता है स्कंदगुप्त। कौन होता है, स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त का शासन होता है 455 से 467 ईस्वी तक। 455 से 467 ईस्वी तक किसका शासन होता है, स्कंदगुप्त का शासन होता है। यह कुमार गुप्त प्रथम महेंद्र द्वितीय का बड़ा यानी ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी क्या बन जाता है, ये राजा या उत्तराधिकारी बन जाता है। गुप्त वंश का अंतिम महान शासक होता है ये गुप्त वंश का अंतिम महान शासक होता है। और स्कंदगुप्त कुमार गुप्त का सुयोग्य उत्तराधिकारी होता है। और ये अपने को जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से के द्वारा ज्ञात होती है। और जूनागढ़ अभिलेख से और जानकारी मिलती है कि उसके राज्यपाल यानी कि जूनागढ़ अभिलेख से अपने को जानकारी मिलती है कि सौराष्ट्र का यानी कि उस समय सौराष्ट्र का राज्यपाल था पर्णदत्त। सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था, पर्णदत्त ने सुदर्शन झील, उस समय क्या होता है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था यानी कि पुनः निर्माण करवाया था। ये क्या हो गई, टूट जाती है और उसकी वापस क्या करवाता है, पर्णदत्त क्या करवाते हैं, मरम्मत करवाते हैं, जीर्णोद्धार करवाते हैं। परंतु ये सुदर्शन झील किसने बनवाई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल होता है सौराष्ट्र। उस समय सौराष्ट्र का राज्यपाल होता है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पुष्यगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पुष्यगुप्त राज्यपाल होता है सौराष्ट्र का। तो सौराष्ट्र का राज्यपाल होता है, उस समय क्या बनाता है, सुदर्शन झील का निर्माण करवाता है। और सुदर्शन झील का निर्माण करवाने के बाद अशोक ने भी यहाँ पर से क्या किया था, नहरें निकलवाई थी अपने राज्य में। और उसके बाद ये क्या होती है, टूट जाती है। और स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल होता है पर्णदत्त। और पर्णदत्त ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाता है, उसकी क्या करवाता है, मरम्मत करवाता है। फिर जूनागढ़ अभिलेख से भी जानकारी मिलती है कि अपने को जब वो कुमार स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठता है तो उस समय खूब सारे मल्लेच्छों के रूप में हूणों ने आक्रमण करते हैं। यानी कि विदेशी एक जाति होती है, कुख्यात जाति, और जो हूण जाति के नाम से जाना जाता था, उनसे जूझना पड़ा था। किसको, स्कंदगुप्त को जूझना पड़ा था। ये हूण कौन थे, तो हूण मध्य एशिया की एक जाति थी। हूण क्या थी, मध्य एशिया की एक जाति थी। क्या थी, एक मध्य एशिया की जाति थी। वो बार बार भारत में आक्रमण करती थी और लूटमार करके चली जाती थी। उनमें मध्य एशिया ये जाति थी तोरमान और मिहिर। ये प्रमुख जाति थी जो बार बार भारत पर आक्रमण करती और भारतीय राजाओं को परेशान करती थी। फिर है कि स्कंदगुप्त के समय में स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में क्या करता है, 66 ईस्वी में चीन में यानी चीनी राजा के पास अपना क्या भेजते हैं, राजदूत भेजते हैं। चीनी राजा के पास क्या भेजा जाता है, 466 ईस्वी में एक राजदूत को भेजते हैं। उसके बाद क्या होती है, गुप्त वंश के शासकों की
शक्ति क्षीण होती जाती है, धीरे धीरे ये कमज़ोर होती जाती है। स्कंदगुप्त का निकटतम उत्तराधिकारी व उसका सौतेला भाई होता है पुरुगुप्त। कौन होता है? पुरुगुप्त। पुरुगुप्त 467 से, यानी कि 467 से कब तक? 473 तक वह अपने शासन किया था, और उसने केवल और केवल कार्य किया था, धनुर प्रकार के सिक्के चलवाए थे, यानी कि उन्हें सोने के सिक्के चलाए थे। वो किस प्रकार के थे? धनुर प्रकार के, धनुर्धर के प्रकार के, धनुष की आकृति के सिक्के चलवाए थे। उसके राज्य में दिनों दिन गुप्त साम्राज्य का क्या होने लगा? ह्रास हुआ। और उसके पुरुगुप्त के बाद अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त 468 से 470 ईस्वी तक इस वंश का शासक रहा था। उसके बाद खूब सारे कमज़ोर शासक थे, कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त तृतीय, बुधगुप्त, ऐसे करते करते अंततः 550 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार क्या होती है कि अपने गुप्त साम्राज्य के और गुप्त वंश के प्रमुख जो शासक हुए थे उनके बारे में अपन पढ़ा। एक एक शासक को लिया और शासक में श्रीगुप्त के से लेकर पुरुगुप्त के बाद खूब सारे कमज़ोर जैसे जैसे कमज़ोर होते गए, और गुप्त वंश के राज्य का अंत 550 ईस्वी में अंत हो गया था। तो आज अपन गुप्त वंश के प्रमुख शासकों के बारे में पढ़े। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे गुप्त वंश के जो अपने उनकी क्या क्या प्रसिद्धियाँ रही है, उन्होंने कौन कौन से अपने उन कवियों के द्वारा, और गुप्त स्थापत्य कला क्या क्या रही थी। तो इस प्रकार गुप्त वंश को भारत का स्वर्णिम युग कहलाता है।